हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का पॉडकास्ट। तो अपने कानों में ईयरफोन है। बेटा चैप्टर का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तो ये चैप्टर खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 12th में गिने चुने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका वेटेज अच्छा है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अगर हम वेटेज की बात करें तो यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 से कम तो नहीं बन सकते, 5 जरूर बन सकते हैं। तो 3 से 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। चलिए, तो वेटेज मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगाइए, आंखों को बंद करिए और मेरे लिरिक्स यानी कि एनसीईआरटी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो शुरू करते हैं बेटा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। तो परिचय में हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि स्वास्थ्य आपके शरीर की वो अवस्था है जब आप फिजिकली, भौतिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से, सोशली मतलब सामाजिक रूप से, और मतलब इन सभी एस्पेक्ट में जब आप बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, जब आप इन तीनों सिचुएशन में बिल्कुल ओके होते हैं। केवल शरीर में बीमारी का नहीं होना नहीं बताता है कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब आप इन सभी एस्पेक्ट में परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहला बेटा जो कारक होता है वो होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। आप में कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, अगर है तो वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। दूसरा बेटा आता है आपका लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप कितना सोते हो, कितना उठते हो, कितना व्यायाम करते हो, दिन भर पड़े ही रहते हो, खाते कितना हो, ये सारी चीजें बेटा आपके लाइफस्टाइल बताती है। ठीक है, खाते कितना और किस तरह का खाते हो, हेल्दी खाते हो, फास्ट फूड ज्यादा खाते हो, जंक फूड जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है वो है बेटा आपकी जीवन शैली। और तीसरी चीज बेटा जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है वो है आपकी इन्फेक्शंस, संक्रमण। कि आपके शरीर में कितनी जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, या आपके शरीर में कितनी जल्दी, मतलब आप किस तरीके के माहौल में रहते हो। साफ सफाई वाले माहौल में रहोगे तो वहां पर पैथोजेंस, रोग वाहक कम मिलेंगे तो वो इन्फेक्शंस भी आपको कम होंगे। गंदगी में रहोगे तो पैथोजेंस खूब मिलेंगे तो इन्फेक्शंस भी बहुत होंगे। ठीक है, यही परिचय में बेटा एक चीज और याद आपको रखनी पड़ेगी कि पिछली जो आपकी, या यूं कह लो कि जो हमारी एंशियंट मेडिसिन है, जो हमारी पुरानी मेडिसिन है, वो ये बोलती है, वहां पे एक चलता था ब्लैक पाइल थ्योरी, या यूं कह दो कि वहां पर चलता था आपके बॉडी में कुछ ह्यूमर होते हैं, गुड ह्यूमर थ्योरी है ना। गुड ह्यूमर मतलब आपके शरीर में कुछ तरल होते हैं, और ऐसा देखा गया कि जिसके शरीर में ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा होता है उसके शरीर का ताप सामान्य व्यक्ति के ताप से थोड़ा ज्यादा रहता है। उनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा गर्म प्रकार का होता है, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। ऐसा बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में बताया गया था कि आपके शरीर में ह्यूमर्स होते हैं, तरल होते हैं, जिसको कि बाद में बेटा जैसे ही थर्मोमीटर की खोज हुई, तो थर्मोमीटर की खोज होने के बाद जो विलियम हार्वे नाम के अंकल थे, उन्होंने ये देखा कि चाहे जिसमें ब्लैक बाइल हो या कोई और बाइल हो, येलो बाइल हो, फ्लेम हो, कफ हो, कुछ भी हो बेटा, उन सभी का बेटा जो शरीर का ताप होता है वो सामान्य होता है। तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते बेटा हम बात करते हैं, हमने स्वास्थ्य की बात कर लिया, हम बात करेंगे बीमारी यानी कि रोग की, डिजीज। डिजीज क्या होता है, अगर आपका शरीर कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट नहीं है, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप कंफर्ट से बाहर है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे दिमागी तौर पे आप अनईजी फील करें, आप सामाजिक तौर पे लोगों से मिलने में, बात करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप फिजिकली इतने साउंड नहीं हो कि काम कर पा रहे हो, थकान जल्दी, जो भी चीज है बेटा, कि कभी भी अगर आप अपने कंफर्ट जब आपको फील नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उसी को बेटा हम डिजीज या रोग बोल देते हैं। अब ये जो रोग होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके जन्मजात, ठीक है, दूसरे होते हैं उपार्जित, जो आपको अपने पूरे जीवन में जिन, मतलब जो आपको आपके जीवन के दौरान, आपको जब जिंदगी जी रहे हो उस दौरान जब आपको हो रहे हैं, उनको हम उपार्जित रोग बोलते हैं। एक बेटा जिनके साथ आप पैदा हुए हो, जन्मजात, जो कि हो गया आपके आनुवांशिक रोग। ठीक है, ज्यादातर जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो जन्मजातीय होंगे, है ना। अब जो आपके उपार्जित रोग हैं, उपार्जित रोग बेटा दो तरीके के होते हैं, संक्रमित और असंक्रमित। ठीक है, तो संक्रमण रोग या संक्रमित रोग वो होते हैं बेटा जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, हम उनको संक्रमित ही बोलेंगे यार, इन्फेक्शियस बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस इनको हम बोलते हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं। वहीं ऐसे रोग बेटा जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं। अब ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जो संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर।
ठीक है, ये असंक्रमित रोग है। इसके अलावा हो गया बेटा आपके हार्मोन संबंधी रोग जो होते हैं वो भी असंक्रमित होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में किसी हार्मोन के अत्यधिक या कम स्राव हो रहा है तो आपके साथ रहने वाले को भी कम है और अत्यधिक स्राव हो जाएगा, नहीं। फिर इसके अलावा बेटा आपको कोई विटामिन डिफिशियंसी रोग है कि आपको विटामिन ए की कमी से चश्मा लगा हुआ है, आपकी आईसाइट बहुत वीक है, आपके साथ आपका दोस्त रहता है तो उसको भी अंधा वो भी हो गया आपके साथ रह के, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रोग होते हैं बेटा जो कि असंक्रमित होते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते। वहीं संक्रमित रोग जो होते हैं बेटा ये कई सारे रोग वाहकों से हो सकते हैं, जैसे कि आपके जीवाणु से हो सकते हैं जिनको हम जीवाणु जनित रोग बोल सकते हैं, विषाणु से हो सकते हैं जिनको हम विषाणु जनित रोग बोल सकते हैं, ये आपके कृमि से हो सकते हैं जिनको हम कृमि जनित या हेलमिंथिक रोग बोल सकते हैं, ये आपके प्रोटोजोआ से हो सकते हैं जिनको हम प्रोटोजोन रोग बोलते हैं, या बेटा ये आपके कवक से हो सकते हैं जिनको हम कवक जनित या फंगल डिजीजेस बोलते हैं। अब ये जितने भी रोग हैं इनमें से कुछ रोग आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जब भी हम किसी भी रोग को पढ़ेंगे तो आपको उसके रिलेटेड दो चार चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले रोग का नाम क्या है, उस रोग का रोग वाहक क्या है, किस पैथोजन या रोग जनक से या रोग वाहक से वो रोग होता है। तीसरा बेटा जो भी रोग वाहक है वो आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रहा है। चौथा उसके लक्षण क्या है, और पांचवा बेटा वो फैलते कैसे हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला बेटा जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो होता है आपका टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड का जो रोग वाहक है वो है बेटा आपका साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु। इसके अलावा बेटा इसके ये संक्रमण कैसे होता है इसका, तो इसका संक्रमण होता है बेटा आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर यानी कि संक्रमित भोजन और पानी से। चौथा ये आपके शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है बेटा, तो ये आपकी छोटी आंत को प्रभावित करता है। पांचवा इसके लक्षण क्या है, तो इसके शुरुआती लक्षणों में बेटा आपको लगातार तेज बुखार रहेगा। इसके अलावा बेटा आपको कमजोरी लगेगी, आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको पेट में दर्द रहेगा। ठीक है, ये कुछ शुरुआती लक्षण है। सीवियर केस में आपकी आंत में छिद्र हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसके चलते ये जानलेवा भी होते हैं। यहां पर आपको टाइफाइड के केस में एक एडिशनल पॉइंट पता होना चाहिए कि इसको कंफर्मेशन करने के लिए जब टाइफाइड का लगातार बुखार रहता है तो एक टेस्ट किया जाता है जिससे कि कंफर्म होता है टाइफाइड है कि नहीं, उसको बेटा हम विडाल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मैरी मेलॉन नाम की एक आंटी थी जो कि एक कुक थी, खाना बनाती थी और टिफिन सेंटर अपना चलाती थी, जगह जगह टिफिन बांटा करती थी। तो इन्होंने बेटा बहुत लंबे समय तक टाइफाइड को फैलाया है। ठीक है, इसीलिए मैरी मेलॉन आंटी को हम टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। चलिए अगला बेटा आपका जो जीवाणु जनित रोग आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है आपका निमोनिया। निमोनिया के बेटा जो रोग वाहक है वो है आपके जीवाणु कौन कौन से, आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है, आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। निमोनिया बेटा आपके कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये बेटा प्रभावित करता है आपके निचले श्वसन पथ को, या यूं कह लो जो आपका श्वसन मार्ग है आपका, उसमें निचले श्वसन मार्ग के जो भाग हैं जैसे कि आपकी कूपिका, ठीक है, आपकी कूपिका आपकी एल्वेलाई को ये अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से, और ये फैलते कैसे हैं बेटा, तो जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके छींकने से, उसके खांसने से, जब उसके जो छींक और खांसने से निकले हुए जो बूंद होंगे पानी के, जब वो अगर आप पर आपके कांटेक्ट में आएंगे बेटा तो उससे आपको भी निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या है बेटा, तो निमोनिया में आपके क्योंकि एल्वेलाई कूपिका में बेटा ये संक्रमित करते हैं, तो कूपिका जहां पर गैसों का विनिमय होता है आपके रक्त की केशिकाओं के साथ, कहीं ना कहीं वो कूपिकाएं गैसों का विनिमय करने में समर्थ नहीं हो पाती, तो जितनी मात्रा में आपकी ऑक्सीजन जानी चाहिए थी रक्त में उतनी नहीं जा पाती है। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको शुरुआती अवस्था में वही बुखार आएगा, आपको ठंड लगेगी, आपको जुकाम वगैरह, मतलब ये सब बुखार और ठंड लगेगी। ठीक है, सीवियर के, हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सीवियर केस में बेटा आपको क्योंकि रक्त की मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाएगी अंगों तक, तो आपको जो एक्सट्रीमिटीज हैं आपकी उंगलियां वगैरह हैं, यहां पे बेटा आपको उंगलियां हल्की सी नीली या ग्रे कलर की दिखेंगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, ये हो गया आपका निमोनिया। फिर बेटा और आपके जीवाणु जनित रोग जो आपके एनसीईआरटी में कुछ नाम दिए, तो उसमें एक आपका आ गया प्लेग। प्लेग जो कि चूहे के काटने से आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। डिप्थीरिया हो गया बेटा जिसका जीवाणु होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। एक और नाम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है शिजेला, शिजेलोसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा बेटा आगे बढ़ते हैं, तो निमोनिया के बाद आता है आपका कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी। ठीक है, सर्दी जुकाम जिसको आप बोल सकते हो। ये बेटा आपका एक विषाणु जनित रोग है, और ये कई सारे विषाणुओं का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं राइनो वायरस। राइनो मतलब नाक, तो ये राइनो वायरसेस होते हैं बेटा, ये कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं आपकी नाक को।
ठीक है, या यूं कह लो आपके श्वसन पथ के जो ऊपरी भाग हैं उनको। ठीक है, अब इसके ये कैसे फैलता है बेटा, तो ये भी संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से, उसके ड्रॉपलेट से फैलता है। साथ ही साथ बेटा निमोनिया और कॉमन कोल्ड, ये दोनों बेटा संक्रमित व्यक्ति की छुई हुई चीजों, जो भी वस्तुएं हैं, उनको छूने से भी बेटा ये फैलता है। लक्षण क्या होते हैं, तो सर्दी जुकाम बेटा 3 से 7 दिन तक सामान्य रहता है। और इसके लक्षण क्या होंगे बेटा, इसमें भाई आपको नाक से पानी आना हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं। नाक आपको लगेगा बंद बंद है, जिसको हम नेजल कंजेशन बोल सकते हैं। आपको लगातार इसमें खांसी भी आ सकती है। ठीक है, और इसमें आपकी आवाज भारी हो जाती है, गले में खराश, ये सब बेटा आपके जुकाम के लक्षण है। अब जुकाम और निमोनिया में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो पहली बात, जुकाम बेटा विषाणु जनित है, निमोनिया आपका जीवाणु जनित है। दूसरा बेटा, जो जुकाम होता है ये आपके श्वसन पथ के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है, निमोनिया आपके श्वसन पथ के निचले भाग को प्रभावित करता है। निमोनिया जुकाम की तुलना में ज्यादा घातक होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। विषाणु जनित एक ही रोग दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं आपके मलेरिया, प्रोटोजोआ जनित रोग की। तो मलेरिया बेटा होता है प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से। ये जो आपका प्लाज्मोडियम है बेटा, ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट आपके शरीर में एंटर नहीं कर सकता। तो ये एक मच्छर के शरीर से, आपके मच्छर के द्वारा आपके शरीर में एंटर करता है। यहां पर एक मच्छर संवाहक की तरह कार्य करता है, वेक्टर की तरह कार्य करता है। और जो मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को आपके शरीर तक लेकर के आता है बेटा, वो है आपका मादा एनाफिलिस मच्छर। अब ये जो बेटा मादा एनाफिलिस मच्छर, ये किस तरीके से आगे आपके शरीर तक इस प्लाज्मोडियम को लेकर आता है, उस चक्र में हम जाएंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम, इसकी कई सारी स्पीशीज होती हैं जो कि आपको मलेरिया कॉज कर सकती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला जो मलेरिया होता है, ये सबसे घातक होता है, सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, इसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, जो कि आपको कॉज करता है। जल्दी से इसकी पूरी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो मलेरिया में बेटा एक बहुत ही अलग तरीके का बुखार आता है। हर 3 से 4 दिन में आपको, हर 3 से 4 दिन में आपको एकदम तेज बुखार चढ़ेगा, बहुत ठंड लगेगी, फिर एकदम पसीना आएगा और आपको ठंड मतलब गर्मी लगेगी। ठीक है, ये क्लासिक मलेरियल फीवर होता है जो हर 3 से 4 दिन में आपको रिपीट होता है। ठीक है, अब ये जो मलेरिया है, इसमें प्लाज्मोडियम की जरा लाइफ साइकिल पे ध्यान देते हैं, इसके जीवन चक्र पे ध्यान देते हैं। तो ये जो बेटा प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम आपके शरीर में एंटर होता है स्पोरोजोइट नामक स्टेज में। ठीक है, तो आपका नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी जीवन की अवस्था है जो मानव के लिए संक्रमित होती है, मानव के लिए इन्फेक्शियस होती है, जिससे कि मानव को संक्रमण होता है। तो वो है बेटा स्पोरोजोइट्स। ठीक है, एक मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथि के अंदर बेटा ये स्पोरोजोइट्स उपस्थित होते हैं। जब मादा एनाफिलिस मच्छर आपको काटती है तो ये स्पोरोजोइट्स उसके लार से आपके सीधा रक्त में प्रवेश करते हैं। रक्त से बेटा ये आपके परिसंचरण के द्वारा आपके यकृत तक पहुंचते हैं। यकृत में अंदर जो यकृत कोशिकाएं हैं, जिनको हम हेपाटोसाइट्स बोलते हैं, उनके अंदर बेटा ये अलैंगिक जनन करते हैं, और अलैंगिक जनन के चलते ये यकृत कोशिकाओं, ये जो यकृत कोशिकाएं ये फट जाती हैं। इनके फटने से बेटा ये जो आपका पैरासाइट है, ये आपके लाल रुधिर कणिकाओं में पहुंचता है, रक्त के थ्रू आपके आरबीसीज में पहुंचता है। और फिर बेटा आरबीसीज के अंदर भी ये सेक नाम करता है, ये वहां पर भी अलैंगिक जनन करके अपना गुणन करता है। और आरबीसीज जब फटते हैं तो आरबीसीज के फटने पर एक केमिकल रिलीज होता है, एक रसायन रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। जब बेटा ये हीमोजोइन रिलीज होता है, इस हीमोजोइन नामक केमिकल के रिलीज होने पर ही मैंने आपको जो बताया मलेरिया का क्लासिक फीवर, एकदम से ठंड लगना, फिर पसीना आना, फिर गर्मी लगना, ये बेटा इसी हीमोजोइन नाम के रसायन के स्रावित होने से आपको बुखार आता है। और ये हीमोजोइन कब रिलीज होता है? जब आपके आरबीसीज फटते हैं तब। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये गेमिटोसाइट युग्मक कोशिकाओं के रूप में आपके रक्त में उपस्थित होते हैं। जब कभी भी एक सामान्य मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, तो ये बेटा गेमिटोसाइट्स युग्मक कोशिकाएं उस मादा एनाफिलिस मच्छर की आहार नाल में जाएंगी। आहार नाल में जाने के बाद बेटा ये उनके आहार नाल में ही निषेचन करेंगी, फर्टिलाइजेशन करेंगी, और उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स नामक अवस्था में आकर के उसकी लार ग्रंथि में बैठ जाएंगी। तो 3 चीजें बेटा इस जीवन चक्र में इंपॉर्टेंट है कि मानव के लिए इस प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमण कॉज करती है, तो वो है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, मच्छर के लिए कौन सी संक्रमण अवस्था है, तो वो है गेमिटोसाइट्स। और तीसरा बेटा कौन सा केमिकल रिलीज होता है आरबीसी के फटने पर, जिसके चलते ये बुखार आता है मलेरिया का, तो वो है आपका हीमोजोइन। ठीक है, ये हो गया आपका मलेरिया। मलेरिया के बाद बेटा अगला जो आपका बीमारी है
टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, सामान्य जुकाम हो गया, मलेरिया हो गया। प्रोटोजोआ से ही होने वाली बेटा एक और बीमारी है आपकी एनसीईआरटी में, अमीबियासिस, जिसको हम अमीबियता बोलते हैं। अमीबियता बेटा जिस प्रोटोजोआ से होती है उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पहली चीज। दूसरा बेटा, ये कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो ये आपकी बड़ी आंत को प्रभावित करती है। तीसरा बेटा, ये कैसे फैलती है, तो संक्रमित भोजन और पानी से बेटा ये बीमारी फैलती है। इसके लक्षण क्या है बेटा, तो इसके लक्षण में ये, क्योंकि आपकी बड़ी आंत को प्रभावित करती है तो बेटा इसमें पेट में दर्द होना, ठीक है, यहाँ पर बुखार वगैरह तो आता ही है, ठीक है, पेट में दर्द होगा, कब्ज होगा, ठीक है। साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बेटा, यहां पर जो स्टूल होता है, जो संक्रमित व्यक्ति जब मल त्याग करता है तो बेटा उस मल में म्यूकस यानी कि श्लेष्मा और रक्त, ठीक है, आरबीसीज उसमें पाए जाते हैं। रक्त बेटा, रक्त और श्लेष्मा बेटा उस मल के थ्रू बाहर आते हैं, और यही मल बेटा मिट्टी, पानी, खाद, मिट्टी, मतलब जहां भी जाता है, और उसी खाद में बनी हुई या उसी मिट्टी में उगी हुई जो भी सब्जियां वगैरह हैं, उसी से बेटा ये संक्रमण होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने 5 पढ़ लिए। अगली बेटा बीमारी जो आपकी एनसीईआरटी में दी है वो है आपके कृमि जनित। तो कृमि जनित यानी कि आपकी हेलमिंथिक डिजीजेस हैं आपकी। सबसे पहली होगी एस्केरियासिस। एस्केरियासिस बेटा एस्कैरिस से होती है। एस्कैरिस आपका एक गोल कृमि है। ये एस्कैरिस बेटा आपकी छोटी आंत को प्रभावित करता है, और ये भी आपके संक्रमित भोजन और पानी से ही बेटा फैलती है। और इसमें आपका जो लक्षण है बेटा, वही आपकी छोटी आंत को प्रभावित करेगा, तो आपको वही पेट में दर्द, बुखार उखार ये सब रहेगा। अगला बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये आपका वूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वूचरेरिया मलाई, इनके द्वारा फैलने वाला रोग है आपका फाइलेरियासिस, जिसको हम फाइलेरियता बोलते हैं, या एलिफेंटाइसिस बोलते हैं, जिसको हम हाथी पांव भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस हमने बता दिया, वूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी वूचरेरिया मलाई से होता है। दूसरा बेटा, तीसरा फैलता कैसे है, तो ये आपके मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। चौथा बेटा, ये आपके कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपकी लसिका गांठों को और लसिका वाहिनियों को प्रभावित करता है। ज्यादातर देखा गया है कि आपके निचले जो पाद हैं, जो आपके पैर हैं बेटा, उनकी लसिका वाहिनियों को प्रभावित करता है, उनकी लसिका गांठों को, और जो जेनाइटल्स होते हैं, जो जनद होते हैं बेटा, उनको भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। अब यहां पर इसके सिम्टम्स क्या है, तो पहली बात तो ये क्रोनिक डिजीज है, बहुत चिरकालीन जिसको हम बोलते हैं, लंबे समय तक जब बेटा ये आपके वर्म्स, ये जो कृमि होते हैं, ये आपकी लसिका वाहिनियों में घूमते हैं, तब जाकर के बेटा बहुत लंबे समय के बाद बेटा ये आपकी जो निचले पैर होते हैं, ठीक, मतलब निचले पैर मतलब आपके जो पश्चपाद होते हैं, आपके जो पैर होते हैं बेटा, उनमें और जेनाइटल्स में बेटा सूजन आ जाती है, ये फूल के मतलब बिल्कुल हाथी पैर जैसे हो जाते हैं, ठीक है, ये इसका लक्षण हो गया। अगला और आखिरी है बेटा आपका रिंगवर्म्स, जिसको हम दांत खाज खुजली बोलते हैं। ये बेटा आपके कवक जनित हैं, कवक से होता है आपका ट्राइकोफाइटोन हो गया, आपका माइक्रोस्पोरम हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे कवक है जिनसे आपको दांत खाज खुजली होती है। अब ये फैलता कैसे बेटा, तो ये आपके मतलब रोगजनक हो गया। कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकता है, ये आपके नाखूनों को प्रभावित कर सकता है, ये आपकी जो सर की स्कैल्प होती है उसको प्रभावित कर सकता है। स्पेशली बेटा पैरों की उंगलियों के बीच में ये जो फोल्ड्स होते हैं वहां पर ये प्रभावित करता है। फिर ये फैलता कैसे बेटा, तो ये फैलता है आपके जो भी संक्रमित व्यक्ति, अगर आप उसकी तौलिया, उसके कंघी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उसके कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में बेटा ये आपको फैल सकता है। लक्षण क्या है इसके, तो बेटा जहां कहीं भी ये होगा, स्पेशली बेटा ये फंगल ग्रोथ होती है आपके बारिश के मौसम में, जब उसको पानी, नमी मिल रही होती है और टेम्परेचर भी, गर्मी भी मिलती है, ठीक है, तो ये कवक की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। जहां कहीं भी बेटा आपको रिंगवर्म होता है, वहां पर आपकी जो स्किन होती है वो एकदम सूखी हो जाती है, वहां पे स्केल्स जैसे, शल्क जैसे डेवलप हो जाते हैं, उनमें बहुत खुजली होती है, ठीक है, रैशेज हो जाते हैं, रेड कलर के वहां पे रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, और ये इसके सिम्टम्स हो गए। तो यहां पर खत्म होते हैं आपके सारे रोग। इसके अलावा बेटा 2 रोग आपको और पता होने चाहिए, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया के जो बेटा रोगजनक होते हैं वो होते हैं विषाणु। तो डेंगू आपका डेंगू वायरस से होता है, चिकनगुनिया आपका चिकनगुनिया वायरस से होता है। ये प्रभावित करते हैं आपकी जनरल बॉडी को, स्पेशली ये आपके जॉइंट्स, यानी कि जो क्या बोलते हैं जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, संधि, जो आपके संधि भाग हैं उनको बेटा ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। लगातार इनमें बुखार आता है, ये इसके सिम्टम्स हो गए। आपका बहुत ज्यादा जी मचलाना, उल्टी होना, इतना उल्टी कि मतलब पानी भी नहीं पच रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोरी आना, भूख नहीं लगना, ये उनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अच्छा, ये फैलता कैसे बेटा डेंगू और चिकनगुनिया, तो ये मादा एडीज मच्छर से फैलता है,
ठीक है, मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये हो गए बेटा आपके सारे रोग। अब इन रोगों से अब बचाव कैसे कर सकते हैं, तो इनका बचाव का तरीका है साफ सफाई। एक तो हो गया बेटा आपकी पर्सनल लेवल पे साफ सफाई, एक हो गई आप जहां रहते हैं उसके आसपास माहौल की साफ सफाई। इसके अलावा बेटा इनसे बचने के लिए कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनसे बचने के लिए आप वैक्सीन यानी कि टीकाकरण जो अपने कार्यक्रम है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टीके लगवा लो इनसे बचने के लिए, तो बेटा उससे भी आपको रोग नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साफ सफाई की। तो पर्सनल साफ सफाई में आ जाएगा बेटा अपने बाल नाखून इन सब का ध्यान रखना, ठीक है। मिट्टी विट्टी जैसे घूम के आ रहे हैं आप कहीं बाहर, मिट्टी विट्टी लग गई है पैरों में, तो आकर के प्रॉपर अच्छे से पैरों को धोना। छोटे बच्चों के पैरों को अच्छे से धोना कि उनकी उंगलियों के पीछे मिट्टी ना जमा हो जाए, ठीक है। तो अपनी साफ सफाई में तो ये आ गया, बालों को प्रॉपर काटो, शेव वेव करते हो तो प्रॉपर करो, ठीक है, समय समय पर करो। इसके अलावा बेटा आप शेव हो गया, बाल हो गए, ठीक है। डेली नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साफ कपड़े पहनना है ना, ये नहीं कि एक कपड़े 4 दिन पहन रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। डेली साफ कपड़े पहनो, कपड़ों को धूप में सुखाओ ताकि उनमें जो भी बैक्टीरियाज वगैरह उनकी मतलब वो मर सके, ठीक है। वो एक तरह से कपड़े आपके स्टेरलाइज हो सके। पर्सनल हाइजीन में तो बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। अब आसपास के, अब अपने पर्सनल हाइजीन में वो भी आ गया ना, कुत्ता भी बैठता है तो अपने जहां बैठता है वहां साफ पूंछ से सफाई करके बैठता है, तो जहां घर में रह रहे हो उसकी भी साफ सफाई रखो, ठीक है, नहीं गंदगी में पड़े हुए नहीं। दूसरी चीज बेटा अपने आसपास की सफाई में क्या आ जाता है कि घर के आसपास कहीं गंदा कचरा नहीं जमा होने देना है, ठीक है। अगर घर के आसपास कहीं पानी जमा हुआ है तो उसको समय समय पर डिसइंफेक्ट करो, ठीक है। पानी कोशिश तो ये करो जमा हो ही ना, ठीक है। बहता हुआ पानी है, नाला वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नाला वाला भी है तो उसको समय समय पे डिसइंफेक्ट करो कि वहां पे बदबू ना आए, वहां पे कचरा वगैरह मत फेंको, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बहुत जरूरी है। घर का कचरा अरे साइड वाले प्लॉट में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। प्रॉपर कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें डालो, नहीं तो कहीं पे भी कॉलोनी में हर जगह दूर दूर में ही सही कचरेदान होते हैं बड़े बड़े, जहां से गाड़ियां लेकर के आती हैं वहां जाकर के डालो। इसके अलावा बेटा अगर मच्छर जनित रोग से बचना है, अब घर के आसपास है ही ऐसी जगह जहां पानी है, स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, बारिश का मौसम है, अब आप कब तक पानी को हटाओगे, बारिश के मौसम में तो जमा होगा। तो उस कंडीशन में बेटा मच्छर से बचने के लिए ये कर सकते हैं कि जहां कहीं भी पानी जमा है वहां पे मच्छर के लार्वा को खाने के लिए गंबूजिया मछली है जो कि मच्छर के लार्वा ही खाती है, तो उनको बेटा ऐसी पानी वाली जगह में उस गंबूजिया मछली को लाकर डाल दो, मच्छर के लार्वा खा जाएगी। दूसरा, अपने घर में मच्छर के प्रवेश को कैसे अपन रोक सकते हैं, तो जो भी नॉर्मल दरवाजे हैं उसके अलावा वो जाली वाले दरवाजे लगवा दो जिससे कि मच्छर अंदर ना आए, खिड़कियों पे जालियां लगवा दो जिससे कि मच्छर अंदर ना आए, घर के अंदर भी मच्छरदानी लगा करके सो भाई साहब। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं, ओडोमॉस वगैरह, ऑल आउट वगैरह, ये सब आता है, आप इनका इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो मच्छर को अपने आप कैसे भी बचाइए। इसके अलावा और रोगों से बचने के लिए बेटा आप जैसे निमोनिया वगैरह बहुत घातक हो सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए आप टीके लगवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका बचाव। अगला टॉपिक है बेटा आपकी एनसीईआरटी का प्रतिरक्षा, दैट इज इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा क्या होता है, आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेटा हम प्रतिरक्षा बोलते हैं। हर व्यक्ति की प्रतिरक्षा जो होती है वो अलग होती है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है। जिसकी प्रतिरक्षा जितनी ही अच्छी होती है मतलब वो बीमारियों से उतना कम उसका पाला पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रोगजनक तो हमारे शरीर में प्रवेश करते ही रहते हैं, कितना बचोगे, हवा ले रहे हो उससे भी बेटा आ ही रहे ना कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में। लेकिन अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है बेटा तो उन रोगजनक से वो लड़ लेगा, उनको मार देगा, ठीक है। तो जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जितना अच्छा है वो उतना ससेप्टेबल है इन्फेक्शन, मतलब वो उतनी जल्दी बीमार नहीं होगा, ठीक है। उसका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है तो उसमें बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब प्रतिरक्षा बेटा जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी सहज प्रतिरक्षा जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, दूसरी आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। सहज प्रतिरक्षा जो आपको बचपन से, जब आप पैदा हुए तो आपको साथ में मिली है। ये जो सहज प्रतिरक्षा होती है बेटा इसमें कुछ रोध आते हैं, ठीक है, कुछ बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, आपके सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स। आपके भौतिक रोध, आपके कार्यकी रोध, आपके कोशिकीय रोध और आपके साइटोकाइन रोध, ये चार आपके इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा में आते हैं। इसके अलावा जो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है दो तरीके की होती है, ये लसिकाणुओं द्वारा दी जाती है जिसमें वो बेटा प्रतिरक्षी मतलब कि एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। अब ये दो तरीके की हो सकती है, एक होती है आपकी ह्यूमरल जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल यानी कि तरल प्रतिरक्षा, दूसरी हो गई बेटा आपकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। जो आपकी तरल प्रतिरक्षा होती है आपको बी लिम्फोसाइट्स यानी कि बी लसिकाणुओं द्वारा मिलती है, वहीं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा आपके टी लसिकाणुओं द्वारा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है बेटा, जितने भी हम अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, उनको
रिजेक्ट करने का काम आपकी यही कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा करती है, जिसमें टी लसिकाणु बेटा अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वापस से बेटा। ये जो प्रतिरक्षा होती है ये आपके मेमोरी के आधार पर, आपकी स्मृति की प्रिंसिपल पर, स्मृति के सिद्धांत पे काम करती है, जिसमें बेटा एक मतलब पहले हम बात करते हैं सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी में आपका जो रोध हो गए, आपके बैरियर्स हो गए, इनमें सबसे पहला है आपका फिजिकल बैरियर, भौतिक रोध, जिसमें बेटा आता है आपका त्वचा और श्लेष्मा, जो कि किसी भी तरीके से जीवाणुओं या किसी भी रोग वाहक को आपके शरीर में जाने से रोकती है। दूसरा, फिर भी अगर उन किसी भी तरीके से जो रोग वाहक है वो इन रोध को पार करके अंदर चला गया, तो बेटा आते हैं आपके कारिकी रोध, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिनमें आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि इन मतलब रोग वाहकों को मारने का काम करते हैं। जैसे आपकी आंख में अगर कोई कीड़ा चला गया तो आपकी आंख में एकदम आंसू आते हैं, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि उसको मार देते हैं। ठीक है, तो कीड़ा अंदर तो चला गया, निकलेगा मरा हुआ। इसी तरीके से बेटा जब आप खाना खाते हो तो आपकी लार में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है बेटा, जो कि किसी भी बाहरी रोग वाहक को मारने का काम करता है, जीवाणु वगैरह को मार देता है। साथ ही आपके आमाशय में, आपके स्टमक में बेटा HCl नाम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बेटा किसी भी जीवाणु को मार देता है। फिर बेटा अगर आपकी आंत तक पहुंच गया ये जीवाणु, तो आपकी आंत में भी लाइसोजाइम का स्रावन हो रहा है, लाइसोजाइम इसको मार देता है। तो ये आपके कारिकी रोध हो गए। ठीक है, तीसरे आते हैं बेटा आपके कोशिकी रोध। कोशिकी रोध में आपकी कोशिकाएं यहां पर रोल प्ले करती हैं। अब यहां पर कुछ तो हो गई आपकी नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स आपकी प्राकृतिक जानलेवा कोशिकाएं होती हैं, जो कि बेटा बाहरी किसी भी जीव को मार देती हैं। इसके अलावा आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, जिनको हम PMNLs बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, जो कि बेटा ल्यूकोसाइट्स है ना, न्यूट्रोफिल्स, जो कि आपके एक तरीके के WBCs हैं। आपके मोनोसाइट्स हो गए, आपकी महाभक्षाणु कोशिकाएं यानी कि मैक्रोफेजेस हो गई, ये सब क्या करती है, किसी भी बाह्य जीव को खा जाती है, उनका भक्षण कर लेती है। ठीक है, फिर चौथे हो गए आपके साइटोकाइन बैरियर्स। ये जो बेटा साइटोकाइन रोध होते हैं, ये ऐसे रोध होते हैं यदि कोई विषाणु आपके शरीर में प्रवेश कर गया, ना केवल प्रवेश किया, उसने आपकी कोशिका को मारा भी, तो जो आपकी विषाणु से मरने वाली कोशिकाएं हैं वो कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज करती हैं, कुछ ऐसे रसायन स्रावित करती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स बेटा पड़ोसी कोशिकाओं को सतर्क कर देती कि भाई हम तो जा रहे हैं, तुम बच जाना इनसे कैसे भी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सहज प्रतिरक्षा। आगे बढ़ते हैं, आपकी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है बेटा, ये भी आपकी स्मृति के कंसेप्ट पे यानी कि मेमोरी बेस्ड काम प्रिंसिपल पे काम करती है। और यहां पर बेटा ये जो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये क्या बोलेंगे, रोगवाहक विशिष्ट होती है, मतलब स्पेसिफिक होती है। ये एंटी मतलब किसी भी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। जो आपकी सहज प्रतिरक्षा होती है बेटा, ये हर तरीके के रोगवाहक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये विशिष्ट रोगवाहकों को मारने का ही काम करेगी। मतलब जिस रोगवाहक को मारने के लिए बनी है, केवल उसी रोगवाहक को मारेगी, अगले को नहीं मारेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, पहली बार जब कोई भी रोगवाहक आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो आपके शरीर को उसे पहचानने में, उसकी एक्टिविटी को समझने में और उस हिसाब से अपनी सेना बना करके उसको मारने में टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले एनकाउंटर पर जो भी प्राइमरी जो रिस्पॉन्स आता है किसी भी रोगवाहक के लिए, जो प्राथमिक अनुक्रिया आती है, वो बेटा धीमी गति से होती है और उसको समय लगता है। ठीक है, और वो कम इंटेंसिटी की होती है, वो धीरे धीरे मारती है और समय लेकर के मारती है। लेकिन अगर वही रोगवाहक दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृति के सिद्धांत पे ही काम कर रही है। आपके शरीर की जो भी कोशिकाएं, इनको याद, ओहो ये तो वही है जो पिछली बार आता है, पकड़ के मारो इसको। ठीक है, तो दूसरी बार एनकाउंटर करने पर उसको समय नहीं लगेगा ज्यादा। तो दूसरी बार की जो अनुक्रिया होती है, जिसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स या द्वितीयक अनुक्रिया, या इसको हम बेटा एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये जो आपकी प्रतिक्रिया होती है बेटा, ये बहुत तीव्र गति से होती है और हाई इंटेंसिटी की होती है, फटाक से मारती है उसको। ठीक है, और दूसरी बार आप उतनी डेंजरस तरीके से बीमार नहीं होते हो, तो दूसरी बार आप जल्दी ठीक हो जाते हो, पहली बार ठीक होने में आपको समय लगता है। ठीक है, तो ये एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स आपका आया हुआ है। जो द्वितीयक प्रतिक्रिया होती है वो तीव्र गति की होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है, और इसको हम एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जिसमें हमने देखा, एक हो गई आपकी तरल प्रतिरक्षा, दूसरी हमने देखी कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। तो तरल प्रतिरक्षा के लिए जो जिम्मेदार लसिकाणु है वो है बेटा आपके बी लसिकाणु। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपके टी लसिकाणु। इसमें प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम करते हैं आपके बी लसिकाणु, जो कि तरल प्रतिरक्षा दे रहे हैं। टी लसिकाणु बेटा आपको प्रतिरक्षा निर्माण में मदद करते हैं, यानी कि टी लसिकाणु बी लसिकाणुओं को मदद करते हैं प्रतिरक्षा के प्रतिरक्षियों के निर्माण यानी कि एंटीबॉडीज के निर्माण में। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है।
ठीक है, ये हमेशा प्रोटीन होते हैं जिनमें बेटा इनको हम H2L2 नाम से भी जानते हैं। H2 मतलब दो इसमें हैवी चेन्स होती हैं, दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दो इसमें हल्की यानी कि लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्योंकि इसमें दो हल्की और दो भारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इसलिए बेटा हम इसको H2L2 चेन्स या H2L2 मॉलिक्यूल या अणु भी बोलते हैं। ये बेटा वाई आकार की आपकी संरचनाएं होती हैं जो कि आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसमें होता है क्या है बेटा, जो आपका प्रतिरक्षी होता है बेटा, ये कई प्रकार के होते हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। इसमें बेटा सबसे ज्यादा जो होती है वो IgG होती है, लगभग 80%, और सबसे कम जो होती है वो होती है IgE। ठीक है, IgG सबसे ज्यादा, IgE सबसे कम, और सबसे बड़ी होती है बेटा आपकी IgM, सबसे छोटी होती है आपकी IgG। क्योंकि बेटा IgG सबसे छोटी होती है, यही कारण है कि ये भ्रूणीय जो रोध होता है, मतलब प्लेसेंटल बैरियर जिसको हम बोलते हैं ना, अपरार जो रोध होता है, उसको पार करके मां से भ्रूण में चली जाती है IgG, और ये बेटा बच्चे को जन्मजात प्रतिरक्षा प्रदान करती है IgG और IgA भी। लेकिन IgG क्योंकि आकार में सबसे छोटी होती है, इसलिए अपरा वाले रोध को पार करके भ्रूण में चली जाती है उसकी भ्रूणीय विकास के दौरान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रतिरक्षा का हमने एक और तरीके से इसको विभाजित किया है। पहली तो हो गई आपकी सहज और उपार्जित, दूसरी बेटा हम बोलते हैं आपकी सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, आपका शरीर किसी भी प्रतिजन को पहचानता है। प्रतिजन इज कोई भी फॉरेन पार्टिकल, रोगवाहक जो आपको बीमार करने आया है, और उसको पहचानने के बाद उसके विपरीत प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज बनाता है। ये हो गई आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपका शरीर एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, हम उसको बने बनाए एंटीबॉडीज देते हैं। ये हो गया सक्रिय और निष्क्रिय। अब ये दोनों ही बेटा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं यार, नेचुरल इज प्राकृतिक, आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल। ठीक है, ठीक है, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं दोनों ही, कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल इज कृत्रिम। तो ये दोनों ही सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपकी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम, जिसको हम नेचुरल और आर्टिफिशियल बोलते हैं। नेचुरल एक्टिव यानी कि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कब होती है, जब सामान्य तरीके से कोई भी, प्राकृतिक तरीके से कोई भी प्रतिजन जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, आप बीमार होते हो, तब बेटा आपका शरीर उसको पहचानता है, या आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचानता है कि कौन रोगवाहक है जिसने मुझे बीमार किया, और उसको पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट जब वो प्रतिरक्षी बनाता है, इसको बेटा हम बोलते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। कृत्रिम सक्रिय यानी कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, या इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जब हम आपको टीके देते हैं। ठीक है, वैक्सीन में हम क्या करते हैं बेटा, हम आपको कमजोर या मृत अवस्था में प्रतिजन आपके शरीर में डालते हैं, जो आपको बीमार नहीं कर पाते, लेकिन हाँ वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय जरूर कर देते हैं, क्योंकि आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसको भी पहचानता है, तो वो बाहरी ना, बेशक वो मरा हुआ है या कहीं ना कहीं वीक फॉर्म में, वीक मतलब कि कमजोर रूप में है, लेकिन है तो बाहरी, तो आपका शरीर उसको पहचानता है और उसके अगेंस्ट जब प्रतिरक्षी बनाता है, तो ये बेटा कृत्रिम सक्रिय हुआ। कृत्रिम इसलिए क्योंकि यहां पर हमने टीके के रूप में आर्टिफिशियली हमने किसी प्रतिजन को आपके शरीर में प्रवेश कराया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी की। तो पैसिव का प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण हो गया बेटा आपका ये IgG और IgA, जो कि आपको प्राकृतिक तरीके से मां से मिल रहा है। IgG भ्रूणीय विकास के दौरान, और IgA मां के दूध से बच्चे को पैदा होने के बाद कोलेस्ट्रम में। ठीक है, वहीं बेटा आपका निष्क्रिय कृत्रिम यानी कि आपका आर्टिफिशियल पैसिव का उदाहरण क्या है बेटा, तो यहां पर बेटा हम आपको देते हैं एंटीविनम। सांप का काटने पर हम आपके शरीर का इंतजार नहीं करेंगे ये उसको पहचानेगा, उसके अगेंस्ट फिर प्रतिरक्षी बनाए, ना ना ना, हम इमीडिएट बेटा आपको एंटीविनम देते हैं। ठीक है, इसी के अलावा बेटा टिटनेस टॉक्सोइड, जो आप टीटी का इंजेक्शन लगवाते हो ना, किसी भी लोहे की चीज से कटने अटने पर जो आप इंजेक्शन लगवाते हो टीटी का, वो भी बेटा यहाँ पर भी हम आपको बने बनाए प्रतिरक्षी आपके शरीर में डालते हैं, क्योंकि टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, वो इतनी जल्दी बेटा अटैक करता है आपके बॉडी पर, और 3 दिन के अंदर तो टिटनेस के केस में आप
चल बसोगे। ठीक है, तो 3 दिन में आपका प्रतिरक्षा तंत्र बेटा उसको नहीं मार पाएगा, इसीलिए हम बने बनाए एंटीबॉडीज आपके शरीर में देते हैं। तो ये हो गया बेटा कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी में आपको छोटी मोटी चीजें बतानी, जैसे एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। तो एलर्जी बेटा एक तरीके से आपके प्रतिरक्षा तंत्र का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है ना, किसी भी प्रतिजन के या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के आपके शरीर में प्रवेश होने पर अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल पागलों जैसे रिएक्ट करे, है ना, जैसे धूल के कण अंदर जाने पे छींक आती है, 1 बार 2 बार उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन शरीर छींकता ही रह जाए 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, तो ये बेटा आपके इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टेड, या आप बोल दो आपके इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिंग हो गई है ना, उसका बहुत ज्यादा लिमिट में प्रतिक्रिया करना बेटा, इसको हम एलर्जी बोलते हैं। अब एलर्जी के लिए जो जिम्मेदार आई मतलब एंटीबॉडीज हैं वो हैं आपके आईजीई प्रकार के, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अब एलर्जी बेटा आपके मास्ट सेल से जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज होता है उनकी वजह से होती है। एलर्जी के केस में क्या हो सकता है बेटा, आपको जिन भी मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, किसी को धूल से है, किसी को किसी सब्जी से है, किसी फल से है, किसी डाई से है, किसी कलर से, किसी भी चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। इवन मूंगफली से तक लोगों को एलर्जी होती है, बैंगन से होती है, साबुदाना से, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी के केस में बेटा ये जो भी केमिकल या जो भी चीज जिससे आपको एलर्जी होती है उसको बेटा हम एलर्जन बोलते हैं। अब ये एलर्जन आपके रेडिएशन हो सकते हैं, एलर्जन आपके रसायन हो सकते हैं, एलर्जन आपका कोई जैविक कारक हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। होते किस वजह से, तो मास्ट सेल से हिस्टामिन सीरोटोनिन बेटा रिलीज होते हैं, इनकी वजह से आपको एलर्जिक अनुक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एलर्जी के कुछ सिम्टम्स अगर हम देख ले तो बॉडी पे रैशेस हो जाना, ठीक है, एकदम लाल हो जाना, खुजली होना, मतलब आपके आंखों से लगातार पानी आना, नाक से लगातार पानी आना, एकदम कुछ भी एक कारण हो सकते हैं, हे फीवर, ठीक है, और दमा, अस्थमा, ये भी एक तरीके की एलर्जी है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, तो हम इमीडिएट एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं, हम स्टेरॉइड्स देते हैं, हम ये सब एंटी हिस्टामिन्स और स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, एलर्जी के जो भी सिम्टम्स हैं उनको रिलीव कराने के लिए। नेक्स्ट हो गया बेटा आपका ऑटो इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। तो स्व प्रतिरक्षा रोग में एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पास क्षमता है अपना और पराया कोशिका या अपना और पराया पहचानने की। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने और पराये को पहचानने में असमर्थ हो जाता है और वो अपनी कोशिकाओं को पराया समझ के मारने लग जाता है। इसको बेटा हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा, मतलब अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं की कोशिकाओं को ही मार रहा है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, कोई कहता है अनुवांशिक होता है तो कोई कहता है नहीं पता। अब ये जो आपके स्व प्रतिरक्षा रोग होते हैं बेटा, इसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके का स्व प्रतिरक्षा रोग है, आपका माइस्थीनिया ग्रेविस एक तरीके का स्व प्रतिरक्षा रोग है, आपका विटिलिगो हो गया, आपका हाशिमोटोस डिजीज हो गया, ये सब बेटा एक तरीके के स्व प्रतिरक्षा रोग है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, मानव प्रतिरक्षा तंत्र। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में बेटा जो अंग आते हैं उनको हम लसिकांग यानी कि लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं। ये लसिकांग आपके 2 तरीके के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकांग, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो प्राथमिक लसिकांग होते हैं वो होते हैं जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण, उनका परिपक्वन और उनका विभेदन होता है। ठीक है, उनका फॉर्मेशन, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। ये जो आपके प्राथमिक लसिकांग होते हैं 2 होते हैं आपके बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, और दूसरा हो गया आपका थाइमस ग्रंथि। ठीक है, बोन मैरो में जो परिपक्वन होता है जिन लसिकाणुओं का वो हो गए बेटा आपके बी लसिकाणु, और थाइमस ग्रंथि में जिनका होता है उनको बेटा हम टी लसिकाणु बोलते हैं, क्योंकि थाइमस ग्रंथि एक समय के बाद बेटा धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, तो बाद में टी लसिकाणु का भी परिपक्वन आपके अस्थि मज्जा में ही होता है। द्वितीयक लसिकांग बेटा क्या होते हैं, द्वितीयक लसिकांग वो जगह होती है जो कि आपके रक्त में से किसी भी प्रतिजन को फिल्टर करके छान के ले आते हैं अपने पास, और इन्हीं द्वितीयक लसिकांगों में बेटा आपके प्रतिरक्षी जाकर के उन प्रतिजन को मारने का काम करते हैं। द्वितीयक लसिकांग के उदाहरण हो गए बेटा आपके टॉन्सिल्स, यहां पर उदाहरण हो गया आपके पेयर्स पैचेस जो कि छोटी आंत में पाए जाते हैं, यहां पर हो गई आपकी प्लीहा, यहां पर हो गए आपके क्या बोलते हैं लिम्फोइड, लिम्फ नोड्स है ना, लसिका गांठें, और इसमें आता है बेटा आपका माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, श्लेष्मा संबंधित लसिकांग ऊतक। ठीक है, ये जो लसिका, ये जो माल्ट होता है बेटा ये आपकी कुल लसिकांग का 50% भाग बनाता है। नीट में 2 बार आ चुका क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एड्स और कैंसर की, छोटी छोटी चीजें। एड्स से जो आपका क्वेश्चन आता है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, होता किससे, तो एचआईवी वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो होता है बेटा ये आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को, ये जो एचआईवी वायरस होती है आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को अफेक्ट करता है। एचआईवी वायरस की संरचना से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये एक एनवेलप्ड वायरस होता है, मतलब इसमें एक कोटिंग होती है, एक एनवेलप यानी कि आवरण होता है, जिसके अंदर बेटा 2 एक जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए
और इन आरएनए से डीएनए बनाने के लिए 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये एक आवरण वाला विषाणु होता है जिसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एचआईवी करता क्या है, तो ये जब भी किसी मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो ये बेटा प्रवेश करके उनके मैक्रोफेजेस यानी कि महाभक्षाणु कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और मैक्रोफेजेस के अंदर जाकर के आरएनए से डीएनए बनाता है और मैक्रोफेजेस के डीएनए के साथ जाकर के जुड़ जाता है और मैक्रोफेजेस से अपने जैसे वायरसेस बनवाता है। तो मैक्रोफेजेस को हम एचआईवी फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा ये मैक्रोफेजेस से निकल करके पहुंचता है आपकी हेल्पर टी कोशिकाओं में, सहायक टी कोशिकाओं में, हेल्पर टी सेल्स या इनको हम CD4 सेल्स बोलते हैं। और CD4 सेल्स में जाने के बाद बेटा पहले तो उनके अंदर भी अपनी प्रतिकृति बनवाता है, फिर बेटा ये उनको नष्ट करना शुरू करता है। जैसे ही बेटा ये हेल्पर टी सेल्स का काउंट आपके शरीर में कम होता है वैसे ही आपको एड्स के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स पॉजिटिव होना 2 अलग अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन आपको एड्स नहीं है, मतलब आपके शरीर में एचआईवी वायरस तो आ चुका है, वो अपनी प्रतिकृतियां बनवा रहा है, लेकिन अभी तक CD4 सेल्स का काउंट अभी कम नहीं हुआ है, तो आपको एड्स के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो एड्स के लक्षण हमें तब दिखते हैं जब हेल्पर टी सेल्स या सहायक टी कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये होता किसमें, तो ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं, उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से, ठीक है, या आप किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के या किसी भी शरीर द्रव्य के कांटेक्ट में आते तभी हो सकता है। जो संक्रमित व्यक्ति है बेटा उसके आप ब्लड मतलब उसके आप ब्लेड को उससे मतलब क्या बोलते हैं यार, अपन नाई के पास जा रहे हैं ना शेव वेव कराने, उसमें जो ब्लेड यूज किया जा रहा है पहले संक्रमित व्यक्ति के ऊपर यूज किया गया था, उसका कट लग गया, फिर आपको भी कट लग गया, तो ऐसे तरल कांटेक्ट में आ सकता है। सेम इंजेक्शन जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं ना इंजेक्शन से, उनमें बेटा ये कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि नशे में इंसान क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अब इससे आप बच कैसे सकते हैं, तो भाई अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं या शेव कराने जा रहे हैं तो आप इस चीज का बहुत ध्यान दें कि भैया जो भी आप यूज कर रहे हैं ब्लेड या सिरिंज वो स्टेरलाइज हो, ये सारे बेटा आप इससे बच सकते हो, ठीक है। एड्स का कोई इलाज नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बेटा इसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह लोगों को अवेयर करती है और फ्री में कॉन्डोम्स वगैरह बांट रही है, ठीक है। इसके अलावा 1 दिसंबर आपका नेशनल एड्स डे है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बीमारी है आपकी कैंसर। तो कैंसर बेटा, कैंसर में क्या होता है, आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित रूप से विभाजन करना शुरू कर देती है अनकंट्रोल्ड वे में, और अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है तब भी वो विभाजन की ही जा रही है, ठीक है। अब कैंसर बेटा जिन कारकों से होता है उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। अभी कार्सिनोजेंस आपके रेडिएशंस हो सकते हैं, फिजिकल कारक हो सकते हैं, ये आपके कुछ बायोलॉजिकल यानी कि जैविक कारक हो सकते हैं, कुछ आपके कैंसर कॉजिंग विषाणु हैं, कुछ आपकी कोशिकाओं के अंदर ऐसे जीन्स हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं और ये किसी भी अवस्था में सक्रिय होकर के कैंसर कॉज कर सकते हैं। कोई ऐसे रसायन है बेटा जिनसे कैंसर हो सकता है, जैसे कि आप लोग टैटूज वगैरह बनवाते हो ना, परमानेंट टैटूज, तो उनमें जो डाई का इस्तेमाल होता है वो भी बेटा कई बार कार्सिनोजेनिक प्रूफ हुई है। तो कैंसर किससे भी हो सकता है, किसी बाकी तंबाकू वगैरह आपको पता ही, गुटखा तंबाकू इनसे होता है। अब कैंसर का बेटा ये असंक्रमित रोग है, फैलता नहीं है एक से दूसरी। सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिकाओं में बेटा जो अंतर होता है वो ये कि सामान्य कोशिकाएं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रखती है। जैसे ही वो विभाजन के दौरान कहीं पर भी चोट लगती है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, सामान्य कोशिकाओं के कॉन्टैक्ट में आती है, वो अपना विभाजन रोक देती है। लेकिन कैंसर कोशिकाओं की प्रॉपर्टी बेटा खत्म हो चुकी होती है और विभाजन के दौरान अगर वो सामान्य कोशिकाओं के कॉन्टैक्ट में आती भी है तो भी बेटा वो लगातार विभाजन करती रहती है, वो नहीं रुकती है, ठीक है। अब ये जो बेटा आपकी कैंसर कोशिकाएं हैं, इन्हीं को बेटा ये जो विभाजन करती है, इससे जो गांठें बनती है उनको बेटा हम अर्बुद या ट्यूमर्स कहते हैं। ट्यूमर आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं बेटा ये आपके जिस भी जगह पे गांठ बनी है वहीं पर लोकल रहती है, फैलती नहीं है। वहीं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जिनको हम नियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बेटा एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में फैलती है रक्त के थ्रू, और ये बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बेटा आप कैंसर का हम पता कैसे लगा सकते हैं, तो कैंसर का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका बायोप्सी करते हैं, कहीं पर भी अगर गांठ है तो वहां पे उस टिश्यू को काट करके हम उसको लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। हम यहाँ पे सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, जिसमें हम आंतरिक अंगों को अच्छे से स्टडी करते हैं रेडिएशन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे से आप कैंसर की जांच कर सकते हो। इसके अलावा बेटा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, कैंसर का हम उपचार कैसे कर सकते हैं, तो कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले हो गया आपका कीमोथेरेपी, जिसमें हम दवाइयां देते हैं, केमिकल्स देते हैं।
कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स में आती है बाल्डनेस यानी कि गंजापन, और अरक्तता मतलब कि अनीमिया। दूसरा बेटा जो थेरेपी है या इलाज करने का तरीका है वो आपकी रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, हम रेडिएशन से एक्सपोज करके उन कैंसर सेल्स को मार सकते हैं। तीसरा बेटा जो तरीका है वो आपका सर्जरी है, कि जहां कहीं भी ऐसी गांठ है उसको हम सर्जरी करके शल्य क्रिया से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम इंटरफेरॉन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो आपके शरीर के कोशिकाओं को, सामान्य कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है, जिससे कि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचान करके नष्ट कर दे। तो ये हो गया आपका कैंसर।